बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है और उसमें से पहला जो टॉपिक है दैट इज द मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब होता है, वर्ड निकला है सेग्रीगेट से। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। अब पहले सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट और जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ईच ऑर्गेनिज्म in each organism the genes are present in pairs। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी पीछे इंट्रोडक्शन में भी कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन पाया जाता है। तो according to law of segregation, in each organism the genes are present in pairs। During gamete formation the genes of each pair segregate। हमें पता है गैमीट फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू होती है। जब मियोसिस होती है तो उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम मीन ऐसे क्रोमोसोम जो कि पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और कंप्लीट नंबर्स में होते हैं। डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं, मीन जो सिंगल फॉर्म में होते हैं। वो कहता है कि इसी तरह जीन्स भी ईच पेयर से वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो ईच गेमीट है, जब बनता है, ईच रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर। When the gametes of male and female parents unite, इन दोबारा जब रिप्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, दोबारा जब ये गेमीट्स आप मेल और फीमेल पेरेंट्स के आपस में मिलते हैं, दे रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स अगेन गेट्स द जीन इन पेयर्स। तो जाइगोट जब बनता है तो उस वक्त ये दोबारा पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या है, इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले उसने इनहेरिटेंस स्टडी की ऑफ शेप ऑफ सीड की। सबसे पहले एक एट अ टाइम उसने क्या किया था, इनहेरिटेंस की स्टडी की, शेप ऑफ सीड की। इस पर्पस के लिए उसने क्या किया, क्रॉस करवाया, मीन रिप्रोडक्शन करवाई टू प्लांट्स की जिनमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पाई जाती थी। कंट्रास्टिंग मीन सीड शेप जो है वो पाई जाती थी। अब कंट्रास्टिंग में अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें कि ओनली वन ट्रेट को एट अ टाइम स्टडी कर रहा है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मीनिंग ऐसी क्रॉस जिसमें एट अ टाइम ओनली वन स्टडी को एक ट्रेट को स्टडी करते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उस वक्त उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सी ली थी, सीड शेप ली थी। अब इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमें पता है, लास्ट टाइम बात की थी कि जो भी ऑर्गेनिज्म स्टडी के लिए चूज किया जाए इनहेरिटेंस में, उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का होना जरूरी है। यहाँ पे हमने ट्रेट क्या डिस्कस की है, शेप ऑफ सीड। तो इसमें जो क्या कह सकते हैं कि कंट्रास्टिंग टू ट्रेट्स थी पेरेंटल जनरेशन में। पहली जो जनरेशन है उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेरेंटल जनरेशन। अब एक जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थी सीड की, वो क्या थे, दे वर द राउंड शेप सीड। और दूसरी जो थी वो क्या थे, रिंकल्ड शेप सीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप सीड एंड ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड शेप सीड की। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है होमोजाइगस जीनोटाइप। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि होमोजाइगस जीनोटाइप क्या होती है, कि ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन पेयर्स क्या पाए जाते हैं, एक जैसे पाए जाते हैं। तो उसने ट्रू ब्रीडिंग, तो इसके बाद जब भी हम ट्रू ब्रीडिंग का यूज करेंगे उनमें जीन पेयर क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो पेरेंट फर्स्ट जनरेशन में ट्रू ब्रीडिंग राउंड से शेप सीड को क्रॉस करवाया रिंकल्ड शेप सीड के साथ। जब इसको क्रॉस करवाया, इससे इससे आगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें जितने भी सीड थे सारे के सारे क्या थे, राउंड प्रोड्यूस हुए थे। तो पहली जो जनरेशन जिनको अब जिसमें ट्रू ब्रीडिंग थी, उस जनरेशन को क्या नाम दिया जाता है, पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाने से जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, F1 जनरेशन और फिलियल वन जनरेशन। तो इस एग्जांपल में पेरेंटल जनरेशन में उसने राउंड ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप सीड लिए और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड शेप सीड लिए थे। इनको आपस में क्रॉस करवाया, उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली जनरेशन प्रोड्यूस हुई जिसे हम कहते हैं F1 जनरेशन, इसमें जितने भी सीड थे सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंडल ने जो बेसिकली कंक्लूजन यही की थी, कहता है कि यहाँ पे क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे राउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए जो राउंड है, जो शेप है, वो क्या कर रही है, डोमिनेंट कर रही है। जबकि जो रिंकल्ड शेप है वो क्या होगी, रिसेसिव होगी, क्योंकि ये F1 जनरेशन में कहीं पे शो नहीं हो रही।
एक तो एक्सपेरिमेंट का उसका ये हिस्सा आ गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया है कि मेंडल क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप प्लांट विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट एंड ऑल रिजल्टिंग सीड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड, जो अभी हमने पीछे इसमें एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया है। Mander declared that trade round seeds are dominant while the wrinkled seed as recessive. The following year, mean आने वाली next generation में Mendel planted these plants and allowed new plants to self-fertilize. Mean इन जो true breeding वाली F1 generation थी, इनके seed को germinate करवाया F1 generation को, और उनको आगे क्या होने दिया, self-fertilize होने दिया। सेल्फ फर्टिलाइज होने के बाद जब उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई गई, किस तरह से करवाई गई थी, ये मीन वही है पहले वाली जनरेशन F1 जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई थी, इनको इसने क्या करवाया, जर्मिनेट करवाया, ग्रो करने के बाद जितने भी मतलब उसके आगे जो क्या कहते हैं कि फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए, उसमें उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। मीन ये वाला जो राउंड शेप है, इसको फर्टिलाइज होने दिया किसके साथ, दूसरे राउंड शेप सीड का, मीन F1 जनरेशन के साथ उसने फर्टिलाइजेशन होने दी। जब ये फर्टिलाइजेशन होने दी तो आगे जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसमें ज्यादातर क्या थे, राउंड, मीन 70%, उसमें 75% सीड जो राउंड प्रोड्यूस हुए और 25% उसमें सीड क्या हुए थे, रिंकल प्रोड्यूस हुए थे। मीन इसने क्या किया था, F1 जनरेशन के साथ क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। जब इनको क्रॉस करवाया गया तो आगे जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई, जिसे हम क्या नाम देते हैं, F2 जनरेशन, वो प्रोड्यूस हुई। तो F2 जनरेशन के अंदर 75% राउंड से शेप सीड थे और 25% रिंकल्ड सीडेड प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे। तो एज अ रिजल्ट उसने देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 7,324 सीड्स लिए, जिसमें से 5,474 राउंड थे ऑलमोस्ट और 1850 रिंकल्ड सीड्स थे। और इनकी जब रेशियो निकाली गई 3:1 की आई थी। मीन 3 का मतलब राउंड शेप और 1 का मतलब क्या है, रिंकल्ड शेप। या हम कह सकते हैं 75% राउंड से शेप सीड प्रोड्यूस हुए थे और 25% क्या प्रोड्यूस हुए थे, रिंकल्ड शेप प्रोड्यूस हुए थे। इसमें वो कहते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन है दैट इज नोट डिनोटेड एज P1 जनरेशन भी कह सकते हैं, P जनरेशन भी हम कहते हैं। जो ऑफस्प्रिंग पेरेंटल जनरेशन के प्रोड्यूस हुए उसे क्या नाम दिया जाता है, फेलिलियल 1 जनरेशन और F1 जनरेशन कहते हैं। फिर आगे जो क्रॉस करवाया F1 जनरेशन का और उन्होंने आगे F2 जनरेशन प्रोड्यूस दी, मीन जिसे हम F2 भी कह सकते हैं, फेलिलियल 2 भी कह सकते हैं या सेकंड फेलिलियल जनरेशन भी कह सकते हैं। अब ये हुआ कैसे था, मीन ये जो ओवरऑल इसको हम जीन्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल F1 पेरेंटल जनरेशन को जब आपस में उसने क्रॉस करवाया था, उसने क्या लिया था, ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप सीड। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब मैंने बताया कि होमोजाइगस जीनोटाइप है, और हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में देखा है कि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट कर रही है। लास्ट टाइम के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि वो जनरेशन जो डोमिनेंट कर रही होती है उसको हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या थे, राउंड ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप सीड थे, ठीक है जी। तो इसमें जो जीन पेयर था वो कैपिटल आर के साथ था। इसको क्रॉस करवाया गया था ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड से सीड के साथ। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप, और रिंकल्ड क्योंकि रिसेसिव है, और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर से इनको डिनोट किया जाता है। तो मेंडल कहता है कि जब इनकी गैमीट फॉर्मेशन हुई, जैसे राउंड शेप सीड है, जब इसने अपने गैमीट्स बनाए तो इसमें ऑलरेडी जीन पेयर पाया जाता है। वो जीन पेयर है वो एक दूसरे से क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। तो मीन कैपिटल आर जो पेयर के फॉर्म में थे, जब ये जो क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स पेयर से सिंगल फॉर्म में आए, तो उस दौरान इनके जो क्या कह सकते हैं कि जो क्या कहते जीन पेयर है वो भी एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। इसी तरह से रिंकल्ड शेप्ड सीड के भी जो क्या कहते हैं कि जीन पेयर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। फिर उसके बाद जब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो इन्होंने क्या बनाया, मीन गैमीट्स बनाए। गैमीट्स में कैपिटल आर अलग है, कैपिटल आर था, दूसरे गैमीट में स्मॉल आर के हैं, सेपरेट है। जब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों को क्योंकि आपस में क्रॉस फर्टिलाइज करवाया गया था, हाफ जीन्स मिलके उन्होंने क्या बना दिया, पेयर दोबारा बना दिया ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। तो जीन पेयर क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर का बना। तो इसलिए क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट कर जाएगा, तो इसलिए F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे क्या प्रोड्यूस होंगे, राउंड शेप्ड सीड प्रोड्यूस होंगे।
जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर क्या कर गया था, डोमिनेट, मीन राउंड शेप जो है वो रिंकल्ड शेप के ऊपर क्या कर गई थी, डोमिनेट कर गई थी। अब हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं हमारे पास दो जो क्या कह सकते हैं कि पेयर ऑफ जीन्स हैं, ठीक है जी। एक हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप लिया और दूसरा ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड शेप सीड लिया। ड्यूरिंग दी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में क्या हुआ कि जो राउंड शेप सीड हैं उसके जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से क्या हुए, सेग्रीगेट हुए कैपिटल आर के फॉर्म में। इसी तरह से जो रिंकल्ड शेप सीड है उसके भी जीन पेयर स्मॉल आर की फॉर्म में क्या हुए, सेपरेट हुए। फिर इनकी आपस में क्या करवाएगी, क्रॉसिंग करवाएगी। क्रॉसिंग के दौरान ये वाला जो है इसके साथ क्या करेगा, मिलेगा, मीन कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में मिलेंगे ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन। जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जीन पेयर कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है तो इसलिए अपनी फिनोटाइप को शो करवाएगा, तो इसलिए जो सीड है वो क्या प्रोड्यूस होंगे, राउंड। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें तो ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के ऊपर क्या कर जाएगा, पेयर बनाएगा। अगेन पेयर बनाएगा तो वो क्या बनेगा, जीन पेयर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। जीनोटाइप ये आ गई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिनोटाइप क्या होगी, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर देगा। इसी तरह से दोबारा देखें तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो ये पेयर क्या बनेगा, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, उसी तरह से डोमिनेंट कर जाएगा, राउंड शेप बनेगा। अगेन आगे जाके देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का पेयर। अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो फिनोटाइप क्या होगी, राउंड। तो इसलिए ये जो जितने भी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, राउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पेरेंटल जनरेशन जैसे F1 जनरेशन प्रोड्यूस की तो F1 जनरेशन में जितने भी सीड प्रोड्यूस हो रहे थे सारे के सारे क्या हो रहे होते हैं, राउंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि जो क्या कह सकते हैं कि F1 जनरेशन से क्रॉस करवाया गया, उसने क्या प्रोड्यूस की, F2 जनरेशन। तो उसमें अगर हम बेटे देखें जो राउंड शेप है, मीन जो हमने अभी F1 जनरेशन में बनाया उसमें जीन पेयर क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको क्रॉस करवाया गया इसी तरह के एक और राउंड के साथ, क्योंकि उसने इनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया था, उसका भी जीन पेयर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो जब इन्होंने गैमीट्स बनानी है तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, इसी तरह से दूसरे के भी कैपिटल आर और स्मॉल आर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। लेकिन जब इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होगी ये आपस में मिलेंगे, मिलकर इन्होंने आगे क्या करते हैं, इस तरह से ज्यादातर डोमिनेंट होकर क्या बना दिए, राउंड शेप सीड, और कुछ क्या बना दिए, रिंकल्ड शेप सीड। इसमें ऑलमोस्ट 75% क्या प्रोड्यूस हुए थे, राउंड, और 25% क्या प्रोड्यूस हुए थे, रिंकल्ड शेप्ड सीड प्रोड्यूस हुए थे। ये किस तरह से हुआ, इस तरह से दो हम ले लेते हैं F1 जनरेशन के दो पेयर्स ले लेते हैं जीन्स के। इनकी जब ड्यूरिंग दी गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन होनी है जीन पेयर की, जैसे ये ले लें कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जीन पेयर कैपिटल आर स्मॉल आर की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। इसी तरह से इसके अगर हम देखें इसके भी जीन पेयर एक दूसरे से क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अब पहले नंबर पे देखें ये जो पहला जो है ये वाला जीन कैपिटल आर के साथ मिलेगा, मिलकर क्या बना देगा, जीन पेयर बना देगा। जीन पेयर क्या बनेगा, जीनोटाइप इन क्या बनेगी, कैपिटल आर, और फिनोटाइप इसकी क्या होगी, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर दोनों होमोजाइगस हैं तो वो वैसे अपने कैरेक्टर से शो करते हैं तो वो क्या आएंगे, राउंड शेप की प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में आगे जाके देखते हैं तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा, मिलकर जीन पेयर क्या बनाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। शेप क्या होगी, राउंड, क्योंकि जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के ऊपर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर का पेयर बनेगा, मीन ये जो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर ये आपस में मिले, इनका पेयर बनेगा। इनका जब पेयर बनेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो ये क्या बनेगा, सीड राउंड शेप बनेगा। आगे जाके देखते हैं तो यहाँ पे स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये दोनों मिले तो स्मॉल आर के साथ मिला है, क्योंकि होमोजाइगस जीनोटाइप में रिसेसिव जब भी होमोजाइगस में आएंगे तो अपने कैरेक्टर से शो करेंगे, तो सीड क्या प्रोड्यूस होगा, रिंकल्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 75% क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, राउंड, और 25% क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिंकल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। या राउंड की काउंट करें तो 3 है, तो रिंकल को काउंट करें तो 1, तो इनकी ऑलमोस्ट जो रेशियो बनती थी वो क्या बनती थी, 3:1। तो ज्यादातर जो डोमिनेंट के फिनोटाइप शो हो रहे हैं और कम किसके शो हो रहे हैं, जो रिसेसिव है उसके फिनोटाइप शो हो रहे हैं।
तो इस तरह से जो मेंडल है अपने एक्सपेरिमेंट की उसने कंक्लूजन की थी। प्लस उसने एक्सपेरिमेंट को यहीं पे नहीं छोड़ा, बल्कि इसको और ट्रेड के साथ भी क्या किया था, कंपेयर किया था। पहले इसकी कंक्लूजन देख लेते हैं, इसने क्या किया। उसने कहा कि सिमिलरली इसको कंपेयर किया था किसी और किसके साथ, ट्रेड के साथ। सिमिलरली व्हेन ट्रू ब्रीडिंग टॉप प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स, मीन एक और एक्सपेरिमेंट किया। ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 वर टॉल प्लांट्स, जैसे सारे राउंड प्रोड्यूस हुए थे इसलिए F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या प्रोड्यूस हुए थे, टॉल। तो मीन tallness was dominant trait. When members of F1 generation was self-fertilized, mean F1 generation could mean जो tallness से जो tall produce हुए थे उनको आपस में जब उसने self fertilize होने दिया, तो Mendel got the ratio of tall and two short plants F2 generation as 3:1। जैसे यहाँ पे round and wrinkled में आई थी, तो वहां पे plants की size में भी मीन हाइट में भी यही आया था कि जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कर रही थी, जो शॉर्टनेस है वो रिसेसिव थी। टॉलनेस की F2 जनरेशन में रेशियो क्या आई थी, 3, और जो शॉर्टनेस है उसकी रेशियो क्या आई थी, 1। मीन उसी तरह से 75% टॉल प्लांट प्रोड्यूस किए थे, 25% ने क्या प्रोड्यूस किए थे, शॉर्ट प्लांट्स प्रोड्यूस किए थे। फिर मेंडल ने जाके अपने एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन की कि जब ट्रेड्स अंडर द स्टडी वर कंट्रोल्ड बाय डाइसेक्रेट मीन सेपरेबल फैक्टर्स आर जीन्स, मीन ऐसे फैक्टर जो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, जैसे क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ईच क्रोमोसोम के ऊपर एक सिंगल कॉपी ऑफ जीन्स होती है, तो इसलिए जीन्स भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन मीन जीन्स ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, मीन जब गैमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में चले जाते हैं, तो जीन्स भी उसी तरह से सिंगल फॉर्म में चले जाते हैं। एंड ईच गैमीट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर। When the gametes of male and female parents unite, ये रिप्रोडक्शन की या फर्टिलाइजेशन की बात होगी। दोबारा मिलेंगे तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिलकर डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनाएंगे, वो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में आएंगे। जैसे वो क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में आएंगे तो जीन्स भी किस फॉर्म में आ जाते हैं, पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बेटे आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन जब भी लॉ आता है तो आप लोगों ने उसका एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने हमेशा स्टेटमेंट लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन बतानी है, मीन उसमें टूल्स वगैरह बताने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, फिर रिजल्ट्स, और एंड पे क्या करनी होती है, कंक्लूजन। तो आप लोगों ने हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करने हैं। बुक में जो स्टेटमेंट है वो एंड पे दी हुई है, लेकिन आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए स्टेटमेंट हमेशा पहले लिखनी है। तो ये आ गया, यहाँ पे हेडिंग्स भी बनी हुई है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर उसके बाद बेटे एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हम बताएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और उसने क्या चूज की थी, फिर उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है जी। फिर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स क्या थे, और एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोगों ने ये जो डायग्राम है वो भी बतानी है। फिर उसके बाद उसने हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिजल्ट्स क्या थे, तो ये उनकी क्या आ जाएंगी, डायग्राम। और लास्ट पे आप लोगों ने इसकी क्या बता देनी है, कंक्लूजन आ जाएगी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ये दोबारा से मैं शो करवा देता हूँ बेटे। ये है आई मीन उसका पहला मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हमने ये डायग्राम जो दी हुई है आप लोगों को बुक में वो बतानी है, फिर एक्सपेरिमेंट हाइट के साथ उसको कंपेयर करना है, फिर एंड पे हमने क्या करनी है, इसकी कंक्लूजन करा देनी है। तो ये था आज का टॉपिक।